हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए देखिए क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, आरओ के एग्जाम अभी हाल ही फिलहाल 3-4 महीने में सारे एग्जाम कंडक्ट होने। ऐसी स्थिति में इन सभी एग्जाम में 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स या कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स 1 साल के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईयरली करंट अफेयर्स मैं लेके आ रहा हूँ और इस ईयरली करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे आपका साल भर का जो भी टॉपिक है, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम उसको पढ़ने वाले। तो आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ पर देखिए इस करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम यहाँ पर 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। पार्ट 1 जो होगा 2020 का करंट अफेयर होगा और पार्ट 2 जो आएगा आपको उसके में हम 2021 का करंट अफेयर देखेंगे। 2 पार्ट में आपका पूरा जो करंट अफेयर है वो हम कवर करेंगे। 2 पार्ट में आपका पूरा करंट अफेयर कवर किया जाएगा। यूपी स्पेसिफिक करंट होगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। कौन सा होगा? यूपी स्पेसिफिक होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ यूपी राज्य विशेष को लेकर ही हम यहाँ पे इस करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है, उनको यहाँ पर देखेंगे। पढ़ने का जो तरीका है वो दोनों तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, अर्थात कि यहाँ पर थोड़ा सा उस टॉपिक को लेकर वन लाइनर और थोड़ा सा विश्लेषण दोनों को समाहित करेंगे ताकि पीसीएस के एग्जाम में भी ये काम आ जाए और यूपी ट्रिपल एससी और अन्य एग्जाम में भी ये काम आ जाए। तो 1 साल का करंट अफेयर करने जा रहे हैं हम। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो होगा पार्ट 1 जो मैं लेके आ रहा हूँ आज, इस वीडियो में हम पार्ट 1 के अंतर्गत 2020 का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर 2020 के करंट अफेयर अगस्त से लेकर के आपको अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का कवर करेंगे। ठीक है, अगस्त से दिसंबर तक का यहाँ पे 2020 का कवर करेंगे और जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 2021 का लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही वीडियो आपको मिलने जा रहे हैं। आप लोगों को ये दोनों ही वीडियो 1 वीक के अंदर मिलेंगे। ठीक है, 1 वीक में दोनों ही वीडियो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ दिन बाद आएंगे, 1 वीक में ये दोनों ही वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर आज आपको देखा जाए तो आज आपका ये जो वीडियो है यहाँ पर आज इसका पहला वीडियो है और आपको इस वीक के समाप्ति तक यहाँ पर हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे या संडे तक आपको इसका दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि 24 तारीख को आपका यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम है। तो उससे पहले ही आपको 1 साल का जो करंट अफेयर है जुलाई तक का आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज के अपने सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज का अपना करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने जैसे कहा कि अगस्त 2020 से हम करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगस्त 2020 में जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कि भारत की ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ठीक है, भारत की ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या विशेष है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है आपको कि इस योजना का जो विशेष पहलू ये है कि समझौता ज्ञापन में आपको कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को, ठीक है, कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को यहाँ पर फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, किस योजना को? यहाँ पे योजना नाम देखिएगा, जो समझौता होगा किसके लिए है? फ्लिपकार्ट समर्थ है। और किनको किसको सम्मिलित किया जाएगा? तो कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ओडीओपी अर्थात की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 आपका प्रोडक्ट योजना के तहत यहाँ पे कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को उनके व्यापार को ऑनलाइन विस्तारित करने के लिए प्रति यहाँ पे प्रदान करना, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इस तरीके से इन लोगों को, जिनको समस्याएं आती हैं, जिनको मार्केट हासिल करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको अपने उत्पाद बेचने में यहाँ पे समस्याएं आती हैं, उनको लेकर फ्लिपकार्ट समर्थ योजना के तहत ऐसे लोगों को फ्लिपकार्ट अपना एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा और अपने उत्पादों को जनता तक यहाँ पे पहुंचाने की मदद करेगा। चलिए, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट देखिए है यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने को लेकर इजराइल के साथ एक सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा, इजराइल के साथ यहाँ पर यूपी सरकार ने एक समझौता किया है। समझौते के तहत यहाँ पे आपको क्या किया गया है वो आपको देख लेते हैं। तो सहयोग की योजना, ठीक है, कैसी योजना है? एक सहयोग की योजना पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इसमें देखिए यूपी और इजराइल के मध्य समझौता किस देश के मध्य हुआ है? यूपी इजराइल के मध्य। और कहाँ के लिए हुआ? तो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए।
बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पानी के संकट को दूर करने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, जिसमें बुंदेलखंड में पानी की कमी वाले क्षेत्रों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई के साथ क्षेत्रीय किसानों का समर्थन यहाँ पे करा जाएगा। तो बुंदेलखंड के एरिया आप जानते हैं, वहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पानी की समस्या है, कृषि जो पथरीली थोड़ी जमीन है, उत्पादन उतना होता नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल सरकार के मध्य सहयोग की योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों को ये सुविधाएं आपको प्रदत्त की जाएंगी। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनको घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है। इसके माध्यम से यहाँ पर 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क सुविधा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड कराएगी इस योजना के माध्यम से। तो कुछ फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन है, तो जो यूपी के ही खिलाड़ी हैं उन्हें को ये सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं उनकी जो सूची है उसमें से भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ इत्यादि लोगों का इसमें नाम शामिल है। अगला यहाँ पर है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट को वर्ष 2020 के लिए दुनिया की 100 रणनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, विश्व की 100 रणनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचा में उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेवर एयरपोर्ट है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है, आपका यूपी में है, और ये आपका दुनिया का 100 जो ढांचागत रणनीतिक जो सुविधाएं हैं उसके तहत यहाँ पे इसमें निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगला है यूपी और भारत, मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें भारत भी वहाँ पे सम्मिलित है, यूगोस्लाविया यूरोप की दुनिया भर में विमान श्रेणी के क्षेत्र में चुना गया है। तो कहा गया कि जेवर हवाई अड्डे की सफलता की कहानी यूपी सरकार द्वारा 13वें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप फोरम 2 सत्रों 25-27 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क शहर अमेरिका संयुक्त राज्य में आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पर जो जेवर हवाई अड्डा है एक बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर इसका विकास किया जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा का इसे दिया जाएगा, अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। रणनीतिक वैश्विक भागीदारी और विश्व के भारत का कह सकते हैं आधुनिकतम यहाँ पर एयरपोर्ट के तौर पर इसे विश्वस्त किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर न सिर्फ यहाँ पर यूपी का उस क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि यूपी में पर्यटन, रणनीतिक निवेश को आकर्षित करना इत्यादि चीजों को भी यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये आपको अगस्त की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे। अब बात करते हैं सितंबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा यहाँ पर योजना यहाँ पे लॉन्च की है, यू राइस पोर्टल। अब इसमें क्या विशेष है वो समझ लेते हैं। देखिए, यू राइस का फुल फॉर्म क्या है पहले वो जान लीजिए। यूनिफाइड री-इमेजिनेटेड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे छात्रों को राज्य में लर्निंग, कैरियर काउंसलिंग, रोजगार प्राप्त करने जैसी विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही यह पोर्टल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 सितंबर 2020 को लखनऊ में लॉन्च किया। तो इसको ध्यान रखना है, कब लॉन्च किया गया, तो 24 सितंबर को लॉन्च किया गया 2020 में। यहाँ पर लखनऊ में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। पोर्टल के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छात्रों के लिए है ये पोर्टल, और उनको लर्निंग, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इस पोर्टल को यहाँ पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम जो है छात्रों को व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से जोड़ने के लिए भी है। और अनुमान ये भी बताया गया है कि कम से कम जो यूपी के आपके 20 लाख छात्र हैं, ठीक है, कितने 20 लाख छात्र हैं, उन्हें तकनीकी, व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षा और उससे संबंधित जो विशेषज्ञों हैं उनके साथ इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अर्थात कि एक तरीके का यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से छात्र और तकनीकी क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके साथ एक कनेक्टिविटी, एक सुविधा दी जाएगी, जहां पर वो अपने क्वेश्चन, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, चीजों को सीख सकेंगे। साथ ही इस पोर्टल की मदद से छात्र की ई कंटेंट, लाइब्रेरी, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यह पोर्टल छात्रों के लिए सहायक है, और क्योंकि यह ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल सामग्री, इंटर्नशिप, ये सारी सुविधाएं आपको देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा भी इस पोर्टल पे संपन्न होगी, डिजिटली ही आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। डिजिटली ही आपको सारी सामग्री जो भी सीखने इत्यादि को लेकर है, बुक्स इत्यादि वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको इंटर्नशिप का प्रोग्राम दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिजिटल परीक्षा, वेबिनार, ई लाइब्रेरी, रिकॉर्ड और वीडियो सामग्री के साथ साथ रोजगार इत्यादि की जानकारी। तो एक यहाँ पर ये जो पोर्टल, इसके बारे में ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है। रोजगार क्योंकि इस समय देखिए ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर,
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति क्या है? तो इस नीति को 5 वर्षों में करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किया गया, ठीक है। कितना? 40,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है। यह बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करेगा। तो 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के लिए है। कहां बनाया जाएगा? तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल का जो एरिया, यूपी का जो पिछड़े हुए एरिया है, जहां विकास बहुत पीछे है, उन एरियाज में यहाँ पर विनिर्माण नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया जाना है, ठीक है। एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाए जाने की ये नीति है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य विशेषताओं के तौर पे जो चर्चा है वो क्या क्या है इस नीति के अंतर्गत। सबसे पहली चीज, राज्य सरकार इस विनिर्माण नीति के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को, ठीक है, एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने का कार्य यहाँ पर इस विनिर्माण नीति के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, प्लग एंड प्ले मॉडल। कैसा होगा? प्लग एंड प्ले मॉडल पर रेंटल सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। प्लग एंड प्ले के माध्यम से रेंटल सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगा। कितने? 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर यहाँ पर स्थापित करेगा। कौन कौन से हैं तो उनको एक बार चलिए आइए देख लेते हैं। अब इसमें देखिए जो क्लस्टर्स हैं आपके कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लस्टर्स में आपको बोला गया है कि चिकित्सा उपकरण होंगे, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं होंगी, मोबाइल फोन होंगे, रक्षा उपकरण होंगे, आईटी हार्डवेयर होंगे और इनसे संबंधित निर्माण कार्यों पर ये यहाँ पर ध्यान उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति के अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किन किन चीजों का। चिकित्सा उपकरण है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं, मोबाइल फोन है, रक्षा उत्पाद हैं और आईटी हार्डवेयर है। इन सारी चीजों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। साथ ही यहाँ पर इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की यहाँ पर परिकल्पना की गई। निवेशक 15% की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे और 1,000 रुपए से अधिक से निवेश के लिए 10% यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो आपको निवेशक स्थितियों को लेकर यूपी सरकार ने काफी सुविधाएं यहाँ पर दे रखी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थात निवेशकों को उत्तर प्रदेश की विनिर्माण नीति में यहाँ पर आकर्षित किया जा सके, उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उसके माध्यम से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एक विनिर्माण हब के रूप में यहाँ पर उसको विकसित किया जा सके। इसके बाद सहारनपुर जिले से खोजे गए स्टीगोडन जीवाश्म, ठीक है। तो कौन से जीवाश्म यहाँ पर खोजे गए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जीवाश्म हैं वो आपके अभी के नहीं हैं, काफी पुराने हैं। बोला गया है कि ये जो जीवाश्म है आपके 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराना है। कितना है? 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराना है। जीवाश्म कौन सा है? तो स्टीगोडन जीवाश्म है। दूसरा यहाँ पर अन्य तथ्य इसमें क्या बोला गया है? यह जीवाश्म तलछटी चट्टानों, कैसी? तलछटी चट्टानों सैंडस्टोन में एम्बेडेड थे। साथ ही यहाँ पर स्टेगोडन फॉसिल ने अपनी सतह पर 9 अच्छी तरह से विकसित लकीरें खोजी। कितनी? 9 तक अच्छी लकीरें यहाँ पर खोजी हैं। इसके सहित मोलर की तामचीनी बहुत मोटी है, जबकि मोलर की जो लंबाई है मोटी है यहाँ पर और 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखा जाए मोलर की यहाँ पर मोटाई जो है काफी, यहाँ पर आपको बोला गया कि मोटी तामचीनी जो है मोटी है, मोलर की जो लंबाई है वो लगभग 24 सेंटीमीटर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बलुआ पत्थर की यहाँ पे प्रकृति आपके शिवालिक रेंज की है, ठीक है। कैसी है? तो यह धातव्य है कि ये जो बलुआ पत्थर की प्रकृति के मध्य यहाँ पर शिवालिक रेंज की विशेषताओं की ये दर्शाती है और जीवाश्म पर यहाँ पर एम्बेडेड के मध्य योगदान देती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कहां पर बनाया? कहां पर? जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई है तो आपका बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। और आइए देखते हैं इसमें यहाँ पर इस इकाई में और भी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, इसमें कहा गया है कि इस इकाई के क्षेत्र से लगभग 5,000 किसानों को लाभ मिलेगा। किससे? बाराबंकी में ये जो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है, इससे 5,000 किसानों को यहाँ पर लाभ मिलने की उम्मीद है। कितने? 5,000 किसानों को। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने बाराबंकी को अपनी एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में नामित किया है। साथ ही यहाँ पर देखिए तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की जो क्षमता है और कृषि में कच्चे माल के आधार पर कृषि जलवायु विशेषताओं को इसकी विविध टोकरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए भी यहाँ पर ये काम आएगा। तो इस तरीके से एक आवश्यक मंच के तौर पर इसे विकसित किया गया है।
जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यहाँ पर कार्य किया जाएगा, उसके यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ की कुछ आपको ऐसी ही कुछ प्रमुख योजनाएं देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे मानव तस्करी को रोकने के लिए। इसमें कहा गया है कि इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने, स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। दूसरा, राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी यूनिट स्थापित करने जा रही है, जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच करेगी। एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर, सबसे अच्छी चीज है, एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर यह काम करने वाली है। राज्य में केवल 35 जिलों मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 से 18 में स्थापित किए गए। तो पहले 35 थे, 40 और अर्थात हर एक जिले में एक यूनिट आपको बन जाएगी। और केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाव के निर्देशों के बाद नए पुलिस स्टेशन भी आपको स्थापित किए जा रहे हैं। अगला यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो इसको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इस योजना के तहत ऋणों की सभी श्रेणियों में अनुप्रयोग मंजूरी संवितरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत राज्य में 6,22,167 आवेदन प्राप्त हुए, जो देश में सबसे अधिक थे। इसमें से 3,46,150 आवेदकों को मंजूरी मिली, जबकि 2,26,728 लाभार्थियों को ऋण भी वितरित कर दिए गए। तो सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, सबसे अधिक यहाँ पर मंजूरी भी दी गई और सबसे अधिक लाभार्थियों को ऋण की सुविधा भी प्रदान की गई। योजना का नाम ध्यान रखिएगा कौन सा है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य के 7 शहर भी देश के शीर्ष 10 शहरों की सूची में स्थान पाते हैं। ठीक है, कितने? 7। 10 में से 7 यूपी के हैं। वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़ इस सूची में शीर्ष 3 शहर हैं। इसके अलावा इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर भी इसमें शामिल हैं। तो पहले 3 कौन से हैं? वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़। टोटल 7 में से इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद और कानपुर, ये 7 जिले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पीएम समृद्धि योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा वो बता लेते हैं, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 1 जून 2020 को शुरू किया गया, ताकि सड़क और उससे संबंधित कार्यशील पूंजी को ऋण प्रदान किया जा सके। सड़क निर्माण को लेकर उससे संबंधित कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जा सके। आजीविका फिर से शुरू हो सके, इसलिए कोविड-19 लॉकडाउन का प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहे। और इसका उद्देश्य देखा जाए तो यहाँ पर 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी का ऋण रियायती दर पर ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराना है। आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो सिडबी यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, आवास और शहरी मंत्रालय इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उद्योग विकास बैंक भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश 2019 में भारतीयों के लिए शीर्ष और विदेशियों के लिए तीसरा पर्यटन स्थल रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान के रूप में उभरा। सर्वाधिक पर्यटक, ठीक है, सर्वाधिक घरेलू पर्यटक में सबसे ज्यादा कहाँ आए हैं? यूपी में आए हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 ने घोषणा की है कि 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। इसके साथ साथ 2019 में घरेलू पर्यटकों के दौरे के साथ शीर्ष 3 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 23.1 है, तमिलनाडु 21.3 है, आंध्र प्रदेश 24.2 है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल आने वाले लगभग आपके 47 लाख विदेशियों को, ये आई थिंक 24.2 है, ठीक है, 20.2 है। चलिए 47 लाख विदेशियों के रिकॉर्ड के साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान यहाँ पे हासिल किया है। तो विदेशियों के मामले में तीसरे स्थान पे रहा है और ओवरऑल घरेलू पर्यटन के लिहाज से पहले स्थान पे रहा है। तमिलनाडु को पिछले साल तकरीबन 68 लाख विदेशियों के साथ तीसरा स्थान मिला है। गोवा को 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ सूची में अंतिम स्थान मिला है। चलिए, ये तो हो गया पर्यटकों के लिहाज से तथ्यात्मक जानकारी हो गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है। किसका? मिशन शक्ति का, महिलाओं के लिए यहाँ पर उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें क्या किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 6 महीने के लंबे महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति की मिशन शक्ति की यहाँ पर शुरुआत की है। इस अभियान के तहत महिलाओं को लड़कियों के समान सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करेगा। तो यहाँ पे देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों के समान सुरक्षा, आत्मनिर्भरता के
विभिन्न योजनाओं के द्वारा इसे विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र आपको गोरखपुर में खोला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लाल सिर वाले किंग गिद्ध को समर्पित केंद्र की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर नियंत्रण जो होता है यूपी में किया जाएगा, और इसे तकनीकी सहायता जो होगी वन्यजीव शोध संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखिए कहां स्थापित किया जा रहा है, तो गोरखपुर में, गिद्धों संबंधित संरक्षण केंद्र गोरखपुर में। दूसरा ध्यान रखिएगा, लाल सिर वाला गिद्ध को पॉडीटेरी गिद्ध, एशियन किंग गिद्ध, इंडियन ब्लैक गिद्ध भी कहा जाता है। तो 3 अलग अलग नाम है, पॉडीटेरी गिद्ध, एशियन किंग गिद्ध या इंडियन ब्लैक गिद्ध। जनगणना 2013-14 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 900 गिद्ध यहाँ पर पाए गए। कितने? 13 जिलों में करीब 900 गिद्ध। चलिए अब बात करते हैं नवंबर 2020 के कुछ प्रमुख घटनाओं की, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो 100 साल यहाँ पे पूरे हो गए हैं। किस विश्वविद्यालय के? लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी 100 स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित किया है। पूछा जा सकता है किसके 100 साल पूरे हुए हैं, किस विश्वविद्यालय के? तो लखनऊ के। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शताब्दी स्मारक सिक्का भी जारी किया है, और इस अवसर पर यहाँ पर देखा जाए तो कार्यक्रम के दौरान भारतीय डाक द्वारा जारी विशेष डाक टिकट और उसके विशेष कवर का भी यहाँ पर विमोचन किया गया। तो बस इतना ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी यहाँ पर जीता है। विशेष इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर उत्तर प्रदेश के वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो 10 वर्ष के लक्ष्य को सिर्फ 4 वर्ष में वहां पे दोगुना करने का लक्ष्य यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने प्राप्त किया है। पीटीआर सभी 13 बाघ रेंजों देशों में पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य है। इस लक्ष्य को 2014 से केवल 4 साल में हासिल किया। इसमें 25 बाघ थे, 2018 में आपके 65 हो गए। 25 से कितने हो गए? 65 हो गए हैं 4 साल में। बाघों की आबादी को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य 2010 में TX2 अवार्ड UNDP ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड और द लायन शेयर द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सारे लोग मिल करके यहाँ पर TX2 अवार्ड को किसको देना है ये निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। 13 बाघ श्रेणी के देश जो होते हैं कौन कौन से हैं? तो भारत, भूटान, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, रूस, वियतनाम और थाईलैंड। ये 13 आपके बाघ श्रेणी के देश हैं विश्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध अध्यादेश 2020 यहाँ पर जारी किया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने, देखिए मंत्रिमंडल ने यहाँ पर एक अध्यादेश जारी किया है अवैध धार्मिक परिवर्तनों, जिसमें कन्या का धर्म परिवर्तन कर अंतर धार्मिक विवाह करने पर रोक लगाने हेतु 10 वर्षों की जेल की सजा का यहाँ पर इस कानून के तहत प्रावधान किया, जिसमें कि खासकर जो देखा गया है, जो मोस्टली है कि हिंदू महिला लड़की का जो विवाह होता है महिला तो उसको धर्म परिवर्तन करने के बाद वहां पर उसको होता है। तो यहाँ पर इस तरीके के चीजों को लेकर यहाँ पर ये कानून बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब क्या क्या इसमें कहा गया है? तो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अध्यादेश 2020 अवैध धार्मिक परिवर्तन पर रोक, अवैध, ठीक है, जबरदस्ती से अगर आपने कराया है तो कन्या का धर्म परिवर्तन कर अंतर धार्मिक विवाह के उद्देश्य से की जा रहे विवाह को शून्य भी घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। और यदि ऐसा पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन जबरन तरीके से कराया गया है तो गैर जमानती जुर्म के तौर पर भी उसे माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैर जमानती जुर्म से घोषित किया गया है। साथ ही प्रस्तावित कानून में 1 से 5 वर्षों की कारावास की सजा, न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि यह जुर्म SC, ST या नाबालिग महिला के विरुद्ध किया जाता है तब उस व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष की सजा, 25,000 रुपए का न्यूनतम जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही जबरन या धोखे से किए गए सामूहिक परिवर्तन होने पर 3 से 10 वर्ष की कारावास की सजा, न्यूनतम जुर्माना 50,000 होगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद विरोधी कानून बनाए गए।
इसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग के विज्ञान प्रसार के द्वारा साइंस एक्टोन पुस्तक बाय बाय कोरोना का भी यहाँ पर लोकार्पण किया। किसने किया है? आनंदीबेन पटेल के द्वारा। किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रसार के द्वारा यहाँ पर जो प्रकाशित पुस्तक है साइंस टून, उसको यहाँ पर इस पुस्तक को शायद किया, तो किसके द्वारा किया गया है, किसने प्रकाशित किया है, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। यह पुस्तक CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रदीप श्रीवास्तव ने इसे लिखी है। पुस्तक में कोविड-19 महामारी पर व्यापक जानकारी है। साइंस टूट विज्ञान पर यह आधारित एक कार्टून संचार है। क्या है? एक कार्टून संचार। चलिए अंतिम अब आते हैं अंतिम महीने, अपने दिसंबर के अंतिम महीने के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का पहला मंगा लेदर पार्क कानपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? कानपुर में। तो यहाँ पर देखिए 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में एक मेगा लेदर पार्क बनेगा। ठीक है, कहाँ पे? कानपुर के रमईपुर गांव में। हाल ही में इस परियोजना को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में कम से कम 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रामपुर और लखनऊ में हुनर हाट आयोजित किया गया। कहाँ कहाँ? रामपुर और लखनऊ में। इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की कि अगले हुनर हाट नुमाइश ग्राउंड रामपुर उत्तर प्रदेश में 18 से 27 दिसंबर 2020 को और शिल्प ग्राम लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23 से 31 जनवरी 2021 को आयोजित किए गए। साथ ही यहाँ पर देखिए नकवी ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, इंडिया गेट, नई दिल्ली में रांची, कोटा, सूरत, अहमदाबाद, कोचीनाड अन्य स्थानों पर हुनर हाट का भी आयोजन किया जाएगा। यूपी में कहाँ हुआ है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में चिड़ियाघर को यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई है। तो CGDA ने शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान उदयन को मान्यता यहाँ पे दी है, जो गोरखपुर और नालंदा में राजगीर जू सफारी में स्थित है। साथ ही कानपुर प्राणी उद्यान के बाद यह यूपी का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो पहला कानपुर और दूसरा यहाँ पर आपका अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर को और नालंदा में राजगीर जू सफारी में यहाँ पर स्थित है। तो दोनों के बाद यहाँ पर तीसरा यूपी का ये दूसरा है। बाकी दो आपको, एक यूपी में एक बिहार में यहाँ पे मान्यता दी गई है। यूपी का आपका गोरखपुर में स्थित है, नालंदा में आपका राजगीर, नालंदा में आपका यूपी बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सा है? राजगीर जू सफारी है और यूपी में आपका शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान। इसके अलावा यूपी में एक और ऑलरेडी है, कानपुर में एक प्राणी उद्यान है जो सबसे बड़ा एक चिड़ियाघर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के दांदपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम किया गया। ठीक है, तो नाम परिवर्तन कहाँ का किया गया? लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम हो गया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो गया है। किसका? लखनऊ नगर निगम का जो बॉन्ड है उसको लखनऊ उत्तर भारत का पहला शहर, जो देश में 9वां शहर, टोटल 9वां शहर, उत्तर भारत का पहला शहर जिसका नगर निगम का जो बॉन्ड है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड का लक्ष्य 200 करोड़ रुपए का एकत्रित करना, जिससे शहर के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम सरकारी निकाय होते हैं। कैसे क्या होते हैं? सरकारी निकाय होते हैं। आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकार के बाद शहरी क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर के निर्माण कार्य करते हैं, प्रशासन में भागीदारी करते हैं, विकास कार्यों को देखते हैं। साथ ही इनके अपने व्यय और राजस्व के स्रोत होते हैं। आमतौर पर नगरपालिका जल, स्वच्छता, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ बड़े नगर निकास स्कूलों का भी संचालन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई। किस नदी पर? सरयू नदी पर यहाँ पर रामायण क्रूज सेवा को यहाँ पर शुरू किया गया है। और इसके तहत यहाँ पर देखिए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मंडविया ने क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40, कौन सा? 40, इस पर यहाँ पर आपका रामायण क्रूज सेवा सरयू नदी पर यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। इसके अतिरिक्त
विश्व बैंक ने भारत में ग्रीन हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए $500 मिलियन के लिए वित्त पोषण पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारत और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए निर्माण के लिए $500 मिलियन की यहाँ पर परियोजना पर हस्ताक्षर किए। कितने? $500 मिलियन। साथ ही यहाँ पर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उप उत्पादों, अन्य जैव इंजीनियरिंग समाधानों जैसे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकियों की डिजाइन को एकत्रित करने के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण के लिए मंत्रालय का समर्थन किया गया है। देखिए, एनवायरमेंट में काफी चेंजेस आए हैं, ग्लोबल वार्मिंग का काफी इफेक्ट आया है और उसे दूर करने के लिए जो भी नए प्रकार की परियोजनाएं आ रही हैं उनको ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, जिसका आप एक अहम हिस्से के तौर पर इसे भी देख सकते हैं। परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में यहाँ पर मदद करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन कर दिया गया है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया है, जो यूपी से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उत्तर प्रदेश में 351 किलोमीटर के न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड तक का उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी में कितना है? 351 किलोमीटर इसका हिस्सा है, न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक। अब यहाँ पर देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1875 किलोमीटर लंबा है। पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया और ओसीसी जो पूरे मार्ग के लिए कमांड सेंटर होगा, दुनिया में सबसे बड़े नियंत्रण केंद्रों में से ये एक होगा। इसके अलावा ईडीएफसी के अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है, जो मुंबई को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ेगा। तो यहाँ पर मुंबई से आपका कनेक्ट हो जाएगा यूपी, किसके माध्यम से? आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी आपका कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए, एक और तरीका, एक और खोज यहाँ पे देखिए, पूछताछ के लिए ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, ये क्या होता है? तो हाथरस में बलात्कार के मामले में सभी 4 आरोपियों पर ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग विधि का संचालन किया जाना है। इसके परीक्षण के लिए छोटे सवालों की जांच के लिए सीबीआई टीम के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम को काम करना है। अब इसमें क्या होता क्या है? तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है। कैसा है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है। कैसे इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल अपराध के किसी एक आरोपी से उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जो मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो मानव में जो आपकी विद्युत तरंगे जो मस्तिष्क में आपकी चलती रहती हैं, उसके आधार पर वहां पर उसका विश्लेषण करना है। इसमें क्या है? तो परीक्षण के लिए पहले अभियुक्त की सहमति ली जाती है। आरोपी को दर्जनों इलेक्ट्रोड के साथ एक सिर की टोपी पहनी होती है और फिर दृश्य या ऑडियो क्लिप के साथ दिखाया जाता है, जो कि मस्तिष्क की तरंगों को उत्पन्न करने वाले उनके मस्तिष्क में न्यूट्रॉन को ट्रिगर करते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए यहाँ पर केस करते हैं। अर्थात कोई भी फोटो या कुछ भी देखने के बाद आपके दिमाग में किस तरीके को उत्तेजना, किस तरीके के विचार आते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड जो विद्युत है उसके माध्यम से उसको कनेक्ट करना, देखना कि आप में क्या परिवर्तन हुआ, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि परीक्षण का उपयोग केवल हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ करने के लिए सहायता के रूप में किया जा सकता है। परीक्षण के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तो सजा नहीं मिल सकती, सजा का आधार नहीं होगी। सजा सीबीआई की पूछताछ और पारंपरिक कानूनी प्रथाओं के आधार पर ही की जानी। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है हनी। शहर एफपीओ जो होती है किसान उत्पादक संगठन का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शहर एफपीओ का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है। 10,000 एफपीओ बनाने की केंद्र सरकार की योजना के तहत 5 राज्यों में शहर के 5 एफपीओ का शुभारंभ यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो 10,000 बनाने हैं, जिसमें से 5 का उद्घाटन कर दिया गया है। कहाँ कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बिहार में पूर्वी चंपारण, उत्तर प्रदेश में मथुरा। ये ध्यान रखेगा। यूपी में कहाँ एफपीओ का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मुरैना और राजस्थान में भरतपुर में। इसके अलावा नाफेड ने अपने अनुभवजन्य क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल आईसैप के माध्यम से मधुमक्खी पालन करने वाले शहर, ऐसे लोगों को यहाँ पर इसके तहत जोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों के एक शीर्ष संगठन है। इसे 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ के दिन पर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के अंतर्गत
अगस्त से लेकर के आपका दिसंबर तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ पर आपका जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे इस टॉपिक को देख लेना। इसका अगला वीडियो भी आपको 3 से 4 दिन में यहाँ पर मिल जाएगा इस वीक की समाप्ति से पहले। तब तक यहाँ पर आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जो पॉइंट हैं, जो फैक्ट हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का 2021 का यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए और यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।